अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। मैं आपको आज की अपनी इस एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज की एपिसोड का हमारा जो मौजू है वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी और अहम भी है। इसको हम कहते हैं माहवारी या हैज़, और इसको हमने आम ज़ुबान में देखा होगा कि काफ़ी लड़कियाँ इसको पीरियड्स भी कहती हैं और मेंसेस भी कहती हैं। अ, इसी हवाले से हम बात करेंगे और इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ताहिरा शाह। डॉक्टर ताहिरा जो हैं वो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि ये जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, मेंसेस कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, तो ये क्या है और ख़वातीन क्यों मेंस्ट्रुएट करती हैं? जी पुष्पा, ये माहवारी एक बेसिकली कुदरती अमल है जो कि हार्मोन्स की वजह से मुमकिन होता है। इसको जैसा कि आपने कहा कि हैज भी कहा जाता है। ये बेसिकली हमल ना ठहरने की सूरत में हर महीने विजाइनल ब्लीडिंग की शक्ल में खारिज होता है। इसमें बेसिकली जो हमारी अंडे बच्चेदानी होती है उसकी अंदरूनी लेयर होती है जो हर महीने जाया होती है, और अगर हमल ठहर जाता है तो फिर ये हमारे लिए हमल के लिए इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होती है। बेसिकली ये इसमें हमारे जैसे जिस्म में एक दो अंडेदानियां होती हैं, एक बच्चेदानी होती है। अंडेदानी का काम होता है कि वो हार्मोन्स रिलीज करे, जैसा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से ये माहवारी का अमल आता है। ठीक है। तो अगर डॉक्टर ताहिरा आप थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करें कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है, माहवारी है, ये कौन-सी उम्र में शुरू होती है? माहवारी अमूमन 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों को शुरू होती है, लेकिन ये कोई एक फिक्स चीज नहीं है। ये थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, जैसे 8-9 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इसकी पर्टिकुलर एज ग्रुप है वो हमारे पास 12 से 13 साल की एज ग्रुप है। 12 से 13 साल की एज ग्रुप है, बिल्कुल। 12 से 13 साल, जी। ये क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से कुछ बच्चियों में ये अमल 12 साल से पहले भी होता है। जैसे कुछ की फैमिली हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी फैक्टर होता है, रेस होती है, वजन, एक्सरसाइज, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पे इफेक्ट करते हैं, तो ये पहले भी आ सकती है। वरना इसकी अमूमन 12 से 13 साल की एज ग्रुप होता है। सही। तो जैसे आपने भी सुना होगा डॉक्टर ताहिरा, बहुत लोग जो हैं मेंस्ट्रुएशन और माहवारी के अराउंड जो है बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, टैबूज़ हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, अवेयरनेस हमें इतनी नहीं है जिसकी वजह से हम उन गलतफ़हमियों को पर यकीन भी करते हैं। कुछ ख़वातीन को ये कहा जाता है कि वो जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में नहीं जा सकती हैं या खाना नहीं बना सकती हैं, कुछ चीज़ों को टच नहीं कर सकती हैं। तो इसके अराउंड अगर आप एक सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ओपिनियन दें और एक मेडिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए भी ओपिनियन दें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि अमूमन लोगों के ये कॉमन मिथ्स होते हैं। उनका कहना होता है कि माहवारी एक गंदा खून है, जो कि एक गंदगी है, इस वजह से वो अब औरत कोई काम नहीं कर सकती है। हालांकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक गंदा खून नहीं है, ये हमारे जिस्म का ही खून है जो कि माहवारी की सूरत में आता है। इसमें बेसिकली हमारा अपना खून होता है, और जो हमारी बच्चेदानी होती है उसकी अंदरूनी तय होती है। इस वजह से ये रूटीन के उसमें हमारा मंथली एक है, ये ना ही हमें कोई हार्म करता है, ना ही हमारे इस माहवारी के खून से किसी और को हार्म होता है। यूजुअली कुछ लोगों का कहना होता है कि अब माहवारी आ गई है, अब ये लड़की की उम्र बहुत बड़ी हो गई है, ये शादी के काबिल हो गई है। ये इनके डिफरेंट मिथ्स होते हैं।
जो कि माहवारी एक एडल्ट होने का पार्ट होता है। जैसे हमें एडल्ट होने के लिए हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं, उसमें से माहवारी एक हिस्सा होती है, ठीक। तो ये एक टाइम होता है कि वो हमें एडल्टनेस का एहसास होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि इसकी वजह से पार्टनर बीमार हो जाते हैं, जैसे कि आप शौहर से मिलाप नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ये बिल्कुल गलत हैं। ये एक नॉर्मल पार्ट है, इसमें कोई एक्टिविटी में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी लोग इस तरह कहते हैं कि गंदा खून है, लेकिन इसमें परेशानी की बात तब है कि अगर आप मेंस्ट्रुएट नहीं करें तो परेशानी की बात होती है, रादर देन कि मेंस्ट्रुएशन में जो जी बिल्कुल। अगर मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल हमारी नेचुरल लाइफ का पार्ट है। मेंस्ट्रुएशन अगर ना हो तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से कोई मसला होता है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। जो इनिशियल एज में, अगर आपको यूजुअल एज में माहवारी नहीं आ रही है, तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके पीछे कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, क्या है, उस एंगल से। वरना ये एक नॉर्मल हिस्सा है, ये जरूरी अमल है बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए है। जी सही। तो हमने मिथ्स एंड टैबूज के हवाले से बात की, तो अगर डॉक्टर ताहिरा आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं कि क्या फवायद हैं मेंस्ट्रुएशन के, क्यों मेंस्ट्रुएशन होना जरूरी है एक खातून के लिए। जी, मेंस्ट्रुएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी खातून को मेंस्ट्रुएट करती हैं खातून, तो इसका मतलब है कि उसके जिस्म में अंडेदानी भी मौजूद है, बच्चेदानी भी मौजूद है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये दोनों चीजें होती हैं तो आगे की रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करना आसान हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर मेंसेस मंथली एक खातून को आ रहे हैं, तो ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट, सॉरी मैंने पेशेंट का नाम लिया है, कि वो खातून प्रेग्नेंट नहीं है। ये हमें पॉजिटिविटी दिखाता है कि वरना यूजुअली अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो खातून समझती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो मेंसेस का आना एक ये भी दिमाग को सुकून देता है कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके मंथली साइकिल आ रहे हैं। तो इसलिए मेंसेस का आना एक इम्पोर्टेंट अमल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो थोड़ा सा हम सैनिटरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि पैड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी खवातीन जो है वो टैम्पॉन्स पे रिलाई कर रही हैं, वो मेंस्ट्रुअल कप्स पे रिलाई कर रही हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स के हवाले से बताएं कि क्या ये हेल्दी हैं या नहीं है। जी बिल्कुल, सैनिटरी पैड्स बिल्कुल सेफ होते हैं एक खातून के लिए। और सैनिटरी पैड्स हमेशा आपके जैसे हाइजीन के एंगल से भी बहुत अच्छा होता है, सफाई के हिसाब से। तो सैनिटरी पैड्स कोई इन्फेक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो सैनिटरी पैड आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। सही। और व्हाट अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स के हवाले से आप बात करें। मेंस्ट्रुअल कप यूजुअली वो क्योंकि टाइट कप्स होते हैं, तो हम ज्यादा जो है वो सैनिटरी पैड्स को ही प्रेफर करते हैं कि वो चेंजेबल होते हैं, इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग ज्यादा जो हमारा खवातीन को हम बताते हैं तो हम सैनिटरी पैड्स के लिए यस वो यूज कर लें, ठीक है। जी जी। तो और वो बात ख़वातीन टैम्पॉन्स भी इस्तेमाल करती हैं कभी कभार फ्लो को रोकने के लिए या फिर जी, डिले करने टैम्पन्स के लिए। होते हैं कि वो बेसिकली क्योंकि वो प्रोलॉन्ग यूज के लिए होते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप विजाइनली उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद से इन्फेक्शन रेट के उसमें चांसेस थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन के। वरना टैम्पन्स भी आप यूज कर सकते हैं, कोई उसमें हार्म नहीं है, ये सेफ होता है।
ठीक है, वो क्योंकि ये भी एक मिथ्स में मैं ऐड करूंगी कि बाज माएँ जो है वो कहती हैं कि नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज उससे जो है फिर वो हाइमन ब्रेक हो जाता है या इस तरह की चीजें जो कि मिथ्स सोसाइटी में जी जी, है। एग्जैक्टली वही मैंने आपको अभी बताया कि टेम्पन्स जो होते हैं वो विजाइनल इंट्राविजाइनल यूज होते हैं। तो जी विजाइना में क्योंकि हाइमन एक आपका क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो हाइमन जो होता है वो आपकी अनमैरिड शो करता है। तो अगर आप टेम्पन यूज करेंगे तो टेम्पन से उसका ब्रेक डाउन होने का चांस होता है, अदरवाइज कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है। जैसे इन्फेक्शन रेट आपका नहीं बढ़ाएगा, ये कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन सैनिटरी पैड जैसे इजीली आप यूज करवाने का कहें जी इजी मेथड है, तो आप इस वजह से पैड्स एंड नैपकिन्स यूज करते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर ताहिरा, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा और आपको चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और डिटेल में सैनिटरी पैड्स के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं एक डिस्कशन ही कर रही थी, एक फेलो कॉलीग हैं तो उन्होंने बताया था कि अगर इसको हम बहुत प्रोलॉन्ग यूज करें, यूज में लाएं सैनिटरी पैड्स को, तो टाइम फिर ड्यूरेशन के एंगल से जी है। जी जी, सैनिटरी पैड्स देखें, सैनिटरी पैड्स यूजुअली आपको चेंज भी करने होते हैं, इस तरह नहीं है क्योंकि आपके हाइजीन के लिए यूज हो रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 आवर्स के लिए यूज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज करना लाजमी होता है। विजाइना जो होता है नॉर्मली भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ बैक्टीरिया नॉर्मली भी मौजूद होते हैं, ठीक। तो जी अगर वो सैनिटरी पैड्स हम यूज करते हैं, वेट एरिया होता है, उस पे बैक्टीरिया ग्रो करने का चांस ज्यादा होता है, तो आप प्रोलॉन्ग यूज के लिए नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यूज किया है तो उसको आप 3 to 4 आवर्स या 4 to 5 आवर्स में चेंज कर लें, ताकि आपका हाइजीन प्रॉपर रहे, अदरवाइज उससे कोई इन्फेक्शन रेट एक्स्ट्रा नहीं है। इवन कुछ बच्चियों को पीरियड्स नहीं आते या लेडीज को भी पीरियड्स का अमाउंट ब्लड का कम होता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने पैड अगर यूज किया है तो वो थ्रू आउट आप उसको पूरी ओवरनाइट और ओवरऑल डे पूरा यूज करें, तो ये गलत तरीका है। इसके लिए बेहतर होता है कि आप हर 4 आवर्स पे चेंज कर लें, ताकि आप बैक्टीरिया से, आप इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन से बचे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि तमाम खवातीन को पता होनी चाहिए। तो तो आपने बात की कि कुछ खवातीन को जो है वो पीरियड्स कम आते हैं, कुछ के डेज कम होते हैं, कुछ का ब्लड फ्लो कम होता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट चाहूंगी कि आप इस पे वजाहत करें कि एक पीरियड जो है वो कितना टाइम तक लास्ट करना चाहिए? क्या वो 6 दिन तक पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, या कुछ खवातीन को मैंने सुना है कि सही, एक बहुत दिन आपने पुष्पा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। ये अक्सर खवातीन का क्वेश्चन होता है कि पीरियड्स, जो नॉर्मल पीरियड का हमारा साइकिल होता है वो 4 to 7 डेज का होता है, जिसको हम नॉर्मल के एंगल पे लाते हैं। लेकिन अगर फ्लो जो है वो 3 डेज भी है, नॉर्मली आपको हर मंथली साइकिल में 3 डेज आ रहा है, तो ये भी आपका नॉर्मल होता है। जो हमारा ड्यूरेशन है मंथली, ये वेरी करता है क्योंकि ये हार्मोनल चीज है ना, आप उसको फिक्स एक उसमें नहीं रखेंगे कि ये इसका जो ड्यूरेशन है, वो साइकिल का रेंज जो होती है वो 21 दिन भी हो सकती है, 21 दिन से लेके 35 से 40 दिन तक भी होती है, ये सारा नॉर्मल की रेंज में आता है। इसमें कुछ खवातीन का साइकिल 28 दिन का होता है, हर 28वें दिन के बाद से वो मेंस्ट्रुएट करती हैं। कुछ होती हैं जिनके प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं, जैसे 35 दिन का होता है या 40 दिन, तो ये भी हमारे नॉर्मल साइकिल में आता है। इसको आप एबनॉर्मेलिटी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा निजाम जो है वो हार्मोन्स के एंगल से होता है। तो आपके लिए अगर वो 2 to 3 डेज भी है साइकिल, इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये रेंज होगी, ये कोई पर्टिकुलर मैथ्स नहीं है कि आज 4 डेज है, अगर वो 3 डेज आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीमार हो गए, नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग ना।
तो आप उस हिसाब से ये इस चीज पे आप बहुत सारी खवातीन आती हैं, इवन क्लिनिक्स में भी आती हैं कि डॉक्टर साहब ये 2 दिन आ रहे हैं पीरियड्स, तो हम लोग शायद हमारा ये डिसऑर्डर है। तो नहीं, उनको हम लोग भी यही बताते हैं कि नहीं, ये डिसऑर्डर नहीं है। कुछ लोगों में साइकिल प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, इट्स नॉर्मल थिंग, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है, ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है। ठीक है, ठीक है। तो आपने बात की कि 3 दिन भी नॉर्मल है, डिपेंड करता है बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है। तो ब्लड फ्लो के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अगर 3 दिन भी आते हैं किसी खातून को, तो ब्लड फ्लो अगर उनका कम है तो क्या वो नॉर्मल है? तो ब्लड फ्लो के हवाले से आप बात करें। जी, जैसे कि ब्लड फ्लो का है, अमूमन जो हम वही मैं दोबारा कहूंगी कि ये एक रेंज के हिसाब से बात होती है। नॉर्मली ब्लड फ्लो जो होता है, जैसे अगर हम 4 to 7 डेज का लें तो हम 80 ml तक ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मल कहलाता है, टोटल आपके साइकिल के हिसाब से। जैसे दिन में अगर वो 30 से 35 ml भी है तो वो नॉर्मल है। ठीक, तो जैसे अगर मैं कहूँ नॉर्मल को, अगर आसान जबान में कहें कि ये 4 से 5 टेबल स्पून जितना ब्लड है, तो ये नॉर्मल की रेंज में आएगा। हाँ, अगर उससे कम आता है तो आप वो भी हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम पीसीओस कहते हैं। पीसीओस भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, कोई डिजीज नहीं है, कि हमारा एनवायरमेंटल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कम ज्यादा होता है। अगर वो फ्लो 80 ml से ज्यादा है तो हम डिसऑर्डर में लेंगे, जैसे कि उसको हम आम जबान में मेनोरेजिया के नाम से लेते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें होती हैं, ये आप बीमारी के एंगल से नहीं आती हैं। 2 to 3 days 30 ml ब्लड, तो ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है। तो आपने ना एक नाम लिया जो कि डिसऑर्डर का था, तो आप ये बताएं डॉक्टर ताहिरा कि मेंस्ट्रुएशन या माहवारी से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हैं, कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर एक खातून को होती है तो कोई ऐसी चीज जो कि एक डिसीज या डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। जी, मेंस्ट्रुअल, जैसे माहवारी में एक तो दूसरा कॉमन चीज होती है कि माहवारी पेनफुल होती है। ठीक, माहवारी आमतौर पे जैसे पेनफुल होता है, अगर वो एक दिन के लिए पेनफुल है, पीरियड्स आने से पहले एक दिन अगर किसी को पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन, ये फिजियोलॉजिकल होता है, जिसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है जो कि 24 घंटे के अंदर सही हो जाती है। ये मंथली साइकिल में होता है। आज अगर कुछ लोगों को ये डिस्मेनोरिया नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, पेनफुल नहीं होता है, तो उसके बाद से किसी डिजीज की वजह से हो रहा है तो यस। अगर माहवारी नहीं आती है तो डिसऑर्डर्स में आप पीसीओस, मैंने कहा कि पीसीओस को आप डिसऑर्डर नहीं लेंगे, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अदरवाइज जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है, ये आप डिसऑर्डर में काउंट करेंगे। अगर एक खातून का इतना ब्लड आ रहा है कि वो एनीमिया का शिकार हो जाती है, वो आप डिसऑर्डर में लेंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस वो डिसऑर्डर होता है जिसमें एक खातून को माहवारी आने से पहले 1 हफ्ता पहले ही दर्द शुरू हो जाए, जो कि माहवारी के साथ बढ़ता जाता है। ये भी एक डिसऑर्डर है जिसको आप एंडोमेट्रियोसिस, और इन सब का ट्रीटमेंट मौजूद है। ये कोई खुदा न खास्ता हेल्थ को इतना हार्म नहीं करता है, जैसे जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रीटेबल कॉजेज हैं। सही, बिल्कुल। तो अब मैं बात करूंगी कि बहुत मर्तबा जो है अगर खवातीन का मूड सही नहीं होता या मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि क्या तुम पीएमएस कर रही हो, नॉर्मल जबान में से अगर खवातीन बात कर रही होती हैं। तो अगर आप ये बताएं कि ये पीएमएस क्या है, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको ये क्यों कहा जाता है, इसका क्या मायने हैं और ये इसकी क्या अहमियत है?
पीएमएस जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहलाता है, ये तकरीबन इसमें 90% खवातीन इसका शिकार होती हैं। ये माहवारी में हार्मोन्स की वजह से होता है। बेसिकली ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जिसकी वजह से पीएमएस होता है। तकरीबन ये माहवारी में माहवारी के आने से 2 हफ्ते पहले से शुरू होता है। ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो कि खवातीन की डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। इसकी वजह से जैसे जिस्मानी और जहनी थकावट का होना, गुस्से का आना, मूड की खराबी है, या कुछ लोगों में यादाश्त का कम होना होता है, काम में कुछ लोगों का दिल नहीं लगता, ये सारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वजह से होता है। हमने जैसे शुरू में ही कहा था कि माहवारी का आना हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। तो वो जो प्रोजेस्टेरॉन की जैसे कमी आना शुरू होती है तो हमारे माहवारी आती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है माहवारी का आना शुरू होता है। पीएमएस इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन जैसे कम होता है तो खवातीन में ये चेंजेस बॉडी में आती हैं, इसलिए इसको ये पीएमएस कहते हैं। ये कोई बेसिकली बीमारी नहीं होती है बल्कि ये माहाना साइकिल का एक हिस्सा है। जैसे अभी बताया कि माहवारी के फेजेस होते हैं, ये उसमें से एक फेज होता है और इसका ट्रीटमेंट भी आसान है। ये क्योंकि बीमारी नहीं है तो हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई खास चीजें नहीं करनी होती हैं, बस हमें अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना होता है, हमें योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइज करें, विटामिन डी लिया करें, कैल्शियम लिया करें, तो इससे इसके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर आप बताएं कि पीरियड पेन के हवाले से अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो बहुत खवातीन को, कुछ को बहुत ज्यादा होता है, कुछ को बहुत कम होता है। कुछ खवातीन जो है वो पैनाडोल ले लेती हैं, कुछ खवातीन जो है वो एक कोल्ड कपड़ा रख लेती हैं या हॉट कपड़ा रख लेती हैं। तो इसके हवाले से बात करें कि क्या पेन नॉर्मल है, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेन किलर्स लेना क्या जरूरी है, आप क्या एडवाइस करती हैं? जी बिल्कुल, पेन का होना जैसे माहवारी में मैंने अभी आपको बताया कि पेन एक नॉर्मल चीज होती है, ठीक है। पेन फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल, ये जो लड़कियों को पेन होता है ये 24 घंटे के लिए होता है और उसको 24 घंटे के बाद रिलीफ मिल जाता है। ये बेसिकली क्योंकि माहवारी आती है तो बच्चेदानी में जो वेसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये एक नॉर्मल है, तो हम इसको फिजियोलॉजिकल पेन करते हैं, ये खुद ब खुद रिलीव हो जाता है। लेकिन अगर उस पेन की वजह से आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है तो आप पेन किलर्स आराम से ले सकते हैं। पेन किलर्स का लेना मना नहीं होता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं क्योंकि यूट्रस एक जो बच्चेदानी है वो हमारा स्मूथ मसल से बना हुआ है। वो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है वेसल्स की, डिस्मेनोरिया इस वजह से होता है। तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं। यस, पेन किलर्स, कुछ पेन किलर्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लो थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, उससे डरते हैं कि शायद हम लेंगे तो हमारे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ जैसे पॉन्स्टन पोर्ट है, ब्रूफिन है, आप ले सकते हैं। और हम इन चीजों को जो खवातीन मेनोरेजिया के डिसऑर्डर में जो हैवी ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करती हैं, हम उनको भी ये पॉन्स्टन देते हैं ताकि उनका पेन भी रिलीव हो जाए और उनके फ्लो में भी थोड़ा सा लिमिट हो जाए। तो आप ये दे सकते हैं, या आप उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करें, मसाज करें, ये एक नॉर्मल चीजें हैं, इससे आप कोई खराबी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आई थिंक वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल करूंगी डॉक्टर ताहिरा, फिर आई थिंक मैं रैप अप करूंगी एपिसोड। तो डॉक्टर ताहिरा, आपके एक्सपीरियंस में आपने सबसे ज़्यादा क्या मसाइल देखे हैं ख़वातीन के विद रिगार्ड्स टू माहवारी, मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ? तो सबसे ज़्यादा क्या
आपको लगता है कि खवातीन को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए? मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा जो खवातीन माहवारी के हिसाब से आती हैं वो पीसीओएस के साथ आती हैं कि फ्लो कम है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को होता है कि ये बहुत बड़ा डिजीज है। देखें पुष्पा, ये आजकल की हमारी जो लाइफ है वो बच्चियां जो हैं, ऊपर से कोविड ने शायद काम और वो कर दिया है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मैंने अभी कहा कि हमारे पास ज्यादा प्रेजेंट पीसीओस के साथ करती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ करती हैं कि अल्ट्रासाउंड पे आ जाता है कि इसमें छोटे फॉलिकल्स हैं, सिस्ट है, तो वो अल्ट्रासाउंड लेके डॉक्टर्स के पास जाती हैं कि इसमें सिस्ट है, हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इस वजह से ये डिजीज तो है नहीं कि आप गोली खा लेंगे तो सही हो जाएंगे, नहीं। आप अपना लाइफ स्टाइल सही करें, हेल्दी हेल्दी ग़िज़ा लें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर लें, तो मेरे ख्याल से इससे भी बर्डन कम हो जाएगा। कि वरना जो क्लिनिक्स में ज्यादा बर्डन होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज को वो बहुत जैसे एक सर पे सवार कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा डिजीज है जो ट्रीटेबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर हम लोग बेसिकली पीसीओज ही देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेनोरेजिया के साथ आते हैं, हैवी ब्लीडिंग के साथ, वो फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैं वही कहूंगी कि फाइब्रॉइड भी कोई ऐसा डिजीज नहीं है जो ट्रीटेबल नहीं है, या वो कोई आप उसकी वजह से परेशान हो, उसका ट्रीटमेंट मौजूद होता है। डिपेंड करता है उसकी साइजेस पे कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है, किस एरिया में है। जरूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड को आप कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट दें या मेडिकल ट्रीटमेंट दें। फाइब्रॉइड इट्स अ बिनाइन थिंग, वो अगर है भी तो वो आपकी जान को कोई खतरा नहीं कर रहा है। आप हर चीज पे चेक एंड बैलेंस रखें, दैट्स इट। उसको आगे कुछ करने की नीड नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ हम अपने एपिसोड की अख्ताम पे आप पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा, इतने इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए। आई एम श्योर जो भी खवातीन हमें सुन रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।